कई बार ऐसा होता है कि होम लोन लेने की प्रक्रिया तकरीबन 2 से 6 महीने तक चल जाती है। घर खरीदना एक कमिटमेंट है, ये आपके सपने के बारे में है। मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़े। यहाँ बहुत सारे लोन हैं जो आपके अप्लाई करने से पहले ही उपलब्ध हैं। हम कई बार लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आसानी से देना चाहते हैं। ये मत करें। यहाँ बहुत सी बैंक और NBFC ऐसी हैं जो बहुत करप्ट हैं। वो आपको लोन उपलब्ध कराने के समय बहुत कम इंटरेस्ट का प्रस्ताव देंगी, लेकिन वो सिर्फ उसे बढ़ाना शुरू कर देंगी। तब वो आपको 1% प्री पेनल्टी चार्ज कर देते हैं। ये जरूरी है कि आप डॉक्यूमेंट्स ठीक से पढ़ लें, नहीं तो आप अटक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का मनी हिंदी चैनल, जहां पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने सपनों का घर चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी। जी हाँ, हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। भारत में होम लोन एक ऐसी चीज है जो लाखों लोग हर साल लेते हैं, और अगर मैं 2024 की बात करूं तो ये मार्केट लगभग 25 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, और साथ ही इंटरेस्ट रेट पहुंच गए हैं 8.5% से लेकर 10% के बीच में, जो EMI को और ज्यादा महंगा बना देते हैं। अब घर तो सबके लिए जरूरी है, और घर लेने के लिए होम लोन लेना पड़ता है। होम लोन के साथ साथ हमें मिलता है ढेर सारा स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस हमें आता है गलत डिसीजंस और इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ। यहाँ पर आपको पता है किस चीज की जरूरत है? आपको जरूरत है एक्सपर्ट गाइडेंस की, जो आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करें। तो आज की इस वीडियो में यही मदद आपको मिलने वाली है हमारे एक्सपर्ट CS सुधीर से, जो एक महारथी हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। यहाँ हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको होम लोन लेते समय नहीं करनी चाहिए, और साथ ही ऐसे कौन से तरीके हैं जो आपको होम लोन लेते समय करने चाहिए, जिससे आप अपनी अननेसेसरी जो आपकी लाइफ में परेशानियां आ रही है ना, स्पेशली होम लोन या अपने सपनों का घर बनाने को लेकर, वो खत्म हो सकती हैं। डेटा ये कहता है कि FY24 में होम लोन लेने की जो ग्रोथ थी ना, वो अब से 7.9% पर हो गई है, जो लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो वो 23% थी। तो इस मुकाबले ये काफी कम हो गई है। बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स और प्रॉपर्टी रेट्स को देखते हुए अब लोग ज़्यादा कॉन्शियसली डिसीजंस लेने लग गए हैं। वो ज़्यादा सोच समझकर किसी भी डिसीजन पर आते हैं, अगर उनको घर के बारे में सोचना है, होम लोन के बारे में सोचना है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आपको सही इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या आपके पास सही गाइडेंस पहुँच रही है? तो उसी सही गाइडेंस के लिए ये वीडियो है। तो देर किस बात की है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि होम लोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि होम लोन लेने से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि होम लोन लेने की प्रक्रिया तकरीबन 2 से 6 महीने तक चल जाती है। मेरा मतलब है कि मेरा एक दोस्त जो कि एक रेप्यूटेड प्राइवेट बैंक में ब्रांच मैनेजर है, पर उसी के बैंक में उसी की लोन एप्लीकेशन 3 महीने तक चली। जो मुख्य बात मैं आपको कहना चाहता हूं, घर खरीदना एक कमिटमेंट है, ये आपके सपने के बारे में है। मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़े, क्योंकि जब आप एक सही चीज सही समय पर सही तरीके से करते हो तब एक दोष रहित निरंतरता युक्त लोन पाते हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे बारे में बात करें तो मैंने कई होम लोन्स लिए हैं, लेकिन मैं कभी किसी ब्रांच के पास नहीं गया, कभी नहीं गया। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी और मेरा काम भी हो गया निर्धारित समय पर, क्योंकि ये सच है कि मैंने सारी चीजें सही की हैं। तो मैं आपको आज वो तरीके समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा वो 8 चीजें जो आपको करनी है और जो नहीं करनी। तो अब एक एक कर देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। नंबर 1 जो आपको करना चाहिए, अपने लोन के ऊपर अच्छे से रिसर्च कर लें। यहां बहुत सारे लोन हैं जो आपके अप्लाई करने से पहले ही उपलब्ध हैं। हम कई बार लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आसानी से देना चाहते हैं। ये मत करें। जब आप एक लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आप ये डिसाइड कर लो कि आप उस एक चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो जो सबसे उचित है, जैसे कि ब्याज के आधार पर। यहां बहुत सी बैंक और NBFC ऐसी हैं जो बहुत करप्ट हैं। वो आपको लोन उपलब्ध कराने के समय बहुत कम इंटरेस्ट का प्रस्ताव देंगी, लेकिन वो सिर्फ उसे बढ़ाना शुरू कर देंगी। वो कभी ब्याज कम नहीं करेंगी, चाहे अगर RBI उनकी प्रतिष्ठा कम कर रही हो। आपका ऐसे बैंक के साथ होना मुनासिब नहीं। तो कोशिश करें कि शुरुआत से ही आप एक सही बैंक चूज करें, नहीं तो आप इनके झांसे में आ जाएंगे। नंबर 2, नियम कानून को ठीक से पढ़ लें। मैं चाहता हूं कि लोन लेने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक से पढ़ लें, उस समझौते को, प्रारूप को,
अगर आप ये नहीं करते हो, बस अंधे होकर लोन ले लेते हो, तो आप दिक्कत का सामना करने वाले हो। मैं बताता हूँ क्यों। बैंक कुछ ऐसे चार्जेस लगा सकता है जो आपको नहीं पता है, जैसे प्रीपेमेंट चार्जेस, लोन को बंद करने का पूर्व भुगतान। अगर आपको अपना लोन जल्दी बंद करना है तो आपको काफी सारे भुगतान करने पड़ेंगे। ये आपके एग्रीमेंट में होता है, जिसे आप बिना पढ़े साइन कर देते हैं। जब आपके पास पैसे होते हैं और आप लोन को बंद करना चाहते हैं, तब वो आपको 1% प्री पेनल्टी चार्ज कर देते हैं। ये जरूरी है कि आप डॉक्यूमेंट्स ठीक से पढ़ लें, नहीं तो आप अटक जाएंगे। ये देखो कि आपके प्रीपेमेंट्स और फोरक्लोजर्स पर जो भी चार्जेस लागू हो रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आप देखोगे कि कुछ बैंक कहती है कि प्रीपेमेंट अप टू X नंबर ऑफ EMIs। मेरा मतलब है कि अगर आप 50,000 की EMI दे रहे हो, 10 किश्तें पहले दे देने से कोई चार्जेस नहीं, उसके उपरांत कुछ चार्जेस लगेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ये ध्यान दें, नहीं तो आपको समस्या होगी, क्योंकि आप लोन का पेमेंट भर रहे हैं, जो पैसे आपके हैं आप चुका रहे हैं, फिर आप और पैसे क्यों दें? आप अपने लोन का इंटरेस्ट भर रहे हैं। आपने लोन आने से पहले उसके पूरे प्रोसेस के लिए पैसे दिए हैं, आप उसी लोन को बंद करने के लिए और पैसे क्यों दोगे? इस बात का ध्यान रखें। चौथा, ये ध्यान रखें कि आप अपनी महीने की EMIs समय पर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, खुद का क्रेडिट स्कोर खराब कर लेंगे, जो आपको दिक्कत देगा। ध्यान रखें कि आप अपनी EMIs समय पर पे करेंगे। अगर आप अपनी EMI समय पर पे नहीं करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और जो अगली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको अपने अच्छे क्रेडिट स्कोर का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और होम लोन अप्लाई करने से पहले ये नहीं देखते हो कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आपकी होम एप्लीकेशन रद्द हो जाएगी और बैंक अगले 6 महीने तक आपकी एप्लीकेशन नहीं ले सकता। लोन अप्लाई करने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर ऐसा होता है कि आपके क्रेडिट स्कोर में कोई दिक्कत है, तो पहले उसे हल कीजिए, बाद में लोन के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं और बैंक उसे रिजेक्ट कर देता है, तो फिर आपका घर खरीदने का सपना 6 से 7 महीने के लिए टल जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। और अगला, ये ध्यान रखें कि जिस अमाउंट के लिए आपने अप्लाई किया है वो सही राशि है जिसके आप योग्य हैं। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों की सैलरी 1 लाख रुपए है और उन्होंने 1 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया है, वो उन्हें मिलता भी नहीं है और वो समस्या में पड़ जाते हैं। अगर आपकी महीने की सैलरी सिर्फ 1 लाख रुपए है तो आप 1 करोड़ रुपए लेने के योग्य नहीं हो। मैं चाहता हूं कि आप सही राशि का ध्यान दो और जितने लोन के आप योग्य हो उतना अप्लाई करो। क्योंकि क्या होता है कि लोग इस तरह का निर्णय लेते हैं और एक संपत्ति देखते हैं, वो उन्हें पसंद आ जाती है, वो उसके लिए पैसे भी दे देते हैं, एग्रीमेंट साइन कर देते हैं और फिर होम लोन के बारे में पता करना शुरू करते हैं और तब पता चलता है कि वो इस लोन के योग्य ही नहीं है। फिर बिल्डर कहता है कि आपके पैसे वापस नहीं दे सकता और आपका नुकसान हो जाता है, आपके पैसे भी चले जाते हैं। तो ये मत करो। 7वीं बात यह है कि आपके पास सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कई बार आपके पास सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, फिर आप डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ वहाँ अप्लाई करना शुरू करते हैं और इन सबको अरेंज करने में काफी लंबा समय निकल जाता है। और जब तक आप ये सब अरेंज करते हो तब तक आपका प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट लैप्स हो जाता है या तो फिर आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी देखने लग जाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इन सब चीजों में अपना समय न बर्बाद करें और सभी कागजों को तैयार रखें। मैं एक चीज हमेशा फॉलो करता हूँ, मेरा अपना एक पर्सनल फोल्डर है, मेरा एक प्रॉपर्टी का फोल्डर है। मैंने अपनी हर प्रॉपर्टी का एक फोल्डर बना रखा है, उसमें मेरी प्रॉपर्टी की सारी जानकारी होती है। लास्ट प्रॉपर्टी टैक्स पेड रसीद भी उसी फाइल में रखता हूँ। ये बहुत जरूरी है। आप इतनी मेहनत करते हैं अपनी संपत्ति बनाने के लिए और आपके पास उसके उचित डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये मत करें। और 8वें में आपसे ध्यान देने के लिए कहूंगा कि आपके पास एक स्थिर रोजगार हो। क्योंकि क्या होता है कि जिस समय आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपके पास एक स्थिर रोजगार नहीं है, आप अपना काम हमेशा बदलते रहते हो, तो फिर बैंक आप पर भरोसा नहीं करते, वो आपको लोन नहीं देंगे। तो लोन अप्लाई करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि आप एक ही जगह पर कम से कम 2 या 3 साल से ज्यादा काम कर रहे हो, या अगर ये आपकी नई नौकरी है तो इससे पहले आप कहीं लंबे समय तक काम कर चुके हो। तो बैंक ये देखती है कि हाँ, ये आदमी भरोसे के लायक है, ये अपना काम हर रोज नहीं बदलता। जो लोग अपना काम 6 महीने, 8 महीने या हर साल में बदलते हैं, बैंक उन पर भरोसा नहीं कर सकता। इस बात पर ध्यान दें।
दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी 8 की 8 इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई होंगी जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए किसी भी होम लोन के लिए अप्लाई करते हुए। चलिए अब जान लेते हैं कि होम लोन लेते समय हमें किन बातों का ख्याल स्पेशली रखना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको फ्रीडम ऐप के बारे में बताना चाहूंगी। फ्रीडम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको होम लोन से रिलेटेड एक पूरा डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ। सारी इंफॉर्मेशन आपको उस कोर्स में मिल जाएगी। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। चलिए आप जानते हैं होम लोन के डोंट्स के बारे में कि मतलब क्या चीजें आपको नहीं करनी है। और अब बात करते हैं उन 8 बातों की जो नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, जैसा कि मैंने कहा, आपको बिना पढ़े किसी भी कागज पर साइन नहीं करना है। प्लीज, आपका होम लोन एजेंट या बैंक एम्प्लॉय या बैंक पर्सन 200 से 300 पेज का दस्तावेज लेकर आएगा और आपको 100 से 150 पन्नों पर साइन करने को कहेगा। आपको अंधे होकर यह सोचते हुए साइन नहीं करना है कि ये तो ऐसा ही होने वाला है। मेरा भरोसा कीजिए, ये वैसा नहीं होने वाला है। ध्यान रखें, आप खुद को किसी मुसीबत में ना डालें। मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ पढ़ने के बाद ही साइन करें। ये बहुत जरूरी बात है। मैं आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप दूसरे लोन प्रदाता से ब्याज दर की तुलना करना ना भूलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ये नहीं करते। हम सोचते हैं कि होम लोन पर हर बैंक की ब्याज दर इतनी ही होती है। माफ कीजिएगा, अभी कुछ दिनों पहले ही ये हुआ है। मैं अपने बहनोई को यह बता रहा था, उसने जो लोन लिया है उसका भुगतान बहुत ज्यादा किया उसने। मुझे उससे लिटरली 0.5% कम ब्याज दर पर वही लोन मिला है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप क्यों ज्यादा पैसे दोगे जब वो चीज कम में मिल सकती है। हर एक पैसा जो आपने बचाया है वो आपका है, वो आपके भविष्य के लिए है। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अपने महीने के भुगतान में कोई चूक ना करें। ये ध्यान रखें, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या किसी छोटे लोन की EMI हो, उसे भरने में कोई चूक ना करें। नंबर 4, आप कभी भी लोन को फिजूल के लिए अप्लाई ना करें। जब आप बिल्कुल श्योर हो कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तभी अप्लाई करें। कई बार हम लोन को सिर्फ इसीलिए अप्लाई कर देते हैं ये देखने के लिए कि मुझे लोन मिलेगा या नहीं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके क्रेडिट स्कोर को बिल्कुल खराब कर देगा। क्योंकि हर बार आपके अकाउंट पर मुश्किल जांच पड़ताल आपको दिक्कत कर सकती है। और फिर अपने होम लोन एग्रीमेंट की धाराओं को बिना पढ़े साइन ना करें। देखिए, एक होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म होता है और एक होम लोन एग्रीमेंट होता है। होम लोन एग्रीमेंट आपको होम लोन की मंजूरी मिलने के बाद ही साइन करना होता है, बिल्कुल डिसबर्समेंट से पहले। बिल्कुल डिसबर्समेंट के पहले जब सब कुछ हो चुका होता है तो बैंक आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देता है और सब डॉक्यूमेंट्स का काम चालू हो जाता है। जब आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाता है तो डिसबर्समेंट कर देते हैं। इससे पहले आपको एग्रीमेंट पर साइन करना होता है। इस समय क्या होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, हमको बस जल्दी से रजिस्ट्रेशन खत्म करना होता है, क्योंकि अगर आप एग्रीमेंट पर साइन नहीं करोगे तो आपको डीडी नहीं मिलेगी, और अगर डीडी नहीं मिलेगी तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप हमेशा जल्दबाजी में रहोगे और मैं नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी में अंधे होकर बिना डॉक्यूमेंट्स को पढ़े उन पर साइन कर दो। और अब मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी ये ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप टेन्योर को बदलने का निवेदन करते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा भुगतान करना पड़ता है जो आपकी EMIs को बदलता रहता है। इस बात का ध्यान दें। मैं आपको एक पर्सनल रीसेंट अनुभव बताता हूं। मैंने अपना होम लोन का टेन्योर बदला, क्योंकि मैंने पाया कि अगर मैंने अपना 20 साल का टेन्योर घटाकर 10 साल का कर दिया, अगर मैं अपनी EMI डबल कर देता हूं, जो भी EMI मैं भर रहा था मैंने उसे 3 गुना कर दिया। जैसे कि मैं 50,000 की EMI भर रहा था, अब मैं 1.5 लाख भर रहा हूं। सिर्फ ये करने से मेरा टेन्योर कम होकर 20 साल से 4 साल से भी कम का हो गया। सिर्फ 3 गुना, राइट? मुझे लगा कि यह बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसे खत्म कर दूं। लेकिन मैंने यह बाद में बदलने के बारे में नहीं सोचा। जब मैंने यह किया तो बैंक ने कहा कि आप इसे आगे बदल नहीं सकते, स्विच नहीं कर सकते। फिर मुझे एक और नई प्रॉपर्टी लेनी थी, तो मैं अपनी EMI को रिड्यूस करना चाहता था, तो इसलिए मैं बैंक में गया। तो बैंक वालों ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते तो फिर मुझे वो लोन स्विच करना पड़ा। अगर आप सारी संभावनाओं को कंसिडर नहीं करते हैं, जैसे कि आपको एक नई संपत्ति लेनी हो, तो यहां मैं आपको सुझाव देता हूं कि EMI घटाने से बेहतर है कि आप कुछ बैंक अकाउंट में बचाएं और हर तीसरे महीने में
आप पहले से भुगतान कर दें या फिर आप हर महीने पहले से भुगतान कर सकते हैं। और जो अब आपको आगे करना चाहिए, सातवीं चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए, कभी भी आधा अधूरा लोन एप्लीकेशन नहीं जमा करना चाहिए। बैंक उसे रद्द कर देता है। ये बिल्कुल मत कीजिए, आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसा बिल्कुल ना करें। और एक बार आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है तो बैंक आपकी एप्लीकेशन को 6 महीने तक बिल्कुल नहीं छुएगा। और प्लीज, आपके ऊपर बहुत सारे लोन नहीं होने चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके पास बहुत सारे लोन होते हैं, रेफ्रिजरेटर लोन, सोफा लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, मतलब जितने भी लोन वो लोग ले सकते हैं ले लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, कम कीजिए इसे। जब आप बहुत सारे लोन लेते हो तो आप बहुत सारे पैसों का भुगतान कर रहे हो। बैंक आप में वो योग्यता नहीं देखता कि आप अगले लोन को चुका पाओगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना जो अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं। और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना।